आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान। हमारा पर्यावरण से अध्याय 9 रेगिस्तान में जीवन के अंतर्गत भाग 1 में चर्चा करेंगे गर्म रेगिस्तान सहारा की। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। देखते हैं सबसे पहले रेगिस्तान, मरुस्थल या इसे डेजर्ट कह दीजिए, इसकी परिभाषा होती क्या है। डेजर्ट अंग्रेजी में कहा जाता है, सामान्य आप इसको मरुस्थल भी लिखते हैं। पर बच्चों एक चीज यहां याद रखिए, मरुस्थल की परिभाषा ये नहीं कि जहां रेत ही रेत मौजूद हो, क्योंकि भूगोल के अंतर्गत इस कहा जाता है कि मरुस्थल डेजर्ट वह स्थान है जहां कम वर्षा और कम वर्षा होने के कारण ही नगण्य वनस्पति या बहुत कम वनस्पति देखने को मिलती है। वही प्रदेश क्या कहलाएगा, मरुस्थल, रेगिस्तान या डेजर्ट कहलाएगा। यानी कि पृथ्वी पर ऐसे प्रदेश जहां पर वर्षा कम होती है, और वर्षा का सीधा संबंध मैंने आपको बताया था कि वर्षा का संबंध किससे है, वनस्पति से है। अगर वर्षा कम हो रही है तो उसकी तुलना में वनस्पति भी वहां पर क्या पाई जाएगी, बहुत कम पाई जाएगी। तो ऐसे ही स्थानों को पृथ्वी पर क्या कहा गया है, रेगिस्तान, मरुस्थल या डेजर्ट कहा गया है। तापमान के आधार पर इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक गर्म रेगिस्तान होते हैं और एक ठंडे रेगिस्तान होते हैं। नोट कीजिए आप, देखिए ये है परिभाषा इसकी। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म हो सकते हैं या फिर ठंडे हो सकते हैं। मरुस्थल ऐसा भौगोलिक प्रदेश जहां क्या है, कम वर्षा है, और कम वर्षा होने के कारण ही वहां पर नगण्य वनस्पति पाई जाती है। नगण्य का मतलब होता है न के बराबर वनस्पति, या बहुत रेयर, बहुत कम वनस्पति देखने को, पेड़ पौधे देखने को वहां मिलेंगे। आपको बिल्कुल सही याद आ रहा है, जैसे कैक्टस है जिसे आप मरुभूमि वनस्पति कहते हैं, बहुत महीन छोटे पत्ते होते हैं इसके, और कांटे युक्त वनस्पति यहां देखने को मिलती है। अब आप देखिए, सामान्य हमने मरुस्थलों को 2 भागों में विभाजित किया है, एक गर्म मरुस्थल और एक ठंडा मरुस्थल। गर्म मरुस्थल सामान्य रूप से तापमान वहां का ज्यादा है, परंतु इनकी पहचान कैसे करोगे, पहचान करने का तरीका है कि गर्म मरुस्थल अधिकतर विश्व में हमेशा पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। जो पश्चिमी किनारे हैं, आप याद कीजिए, भारत में थार का मरुस्थल है, कहाँ मौजूद है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मौजूद है। इसी तरीके से आप विश्व में और नज़र दौड़ाइए, हम देखते हैं, देखिए विश्व के मानचित्र में आप अगर देखें, ये उत्तरी अमेरिका आप ये देख रहे हैं, इसी तरीके से, और ये दक्षिणी अमेरिका, और इधर आप भाग में आप देखें यूरोप का भाग है, इधर अफ्रीका, ठीक है। इस तरीके से ये भारत का भाग आ गया। इस तरीके से हमने विश्व को बता दिया आपको, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया। अब आप इसमें ये देखें कि अधिकतर जो गर्म मरुस्थल हैं वो कहाँ मौजूद हैं, वो पश्चिमी भागों में मिलेंगे। जैसे उत्तरी अमेरिका में आप नज़र डालें तो ये कैलिफोर्निया के भाग वाले इलाके में सोनारन और मोहेव मरुस्थल देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप चलें तो यहाँ पर इस भाग में अटाकामा का मरुस्थल है, जो विश्व में सबसे शुष्क मरुस्थलों में नाम आता है। आप नोट कर लीजिए, अटाकामा का मरुस्थल जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, यानी कि यहां साल की 0.5 mm जो वर्षा है वो रिकॉर्ड की जाती है। गर्म मरुस्थल के अंतर्गत बात करेंगे तो अल जजीजिया, ये लीबिया में है, वहां पर सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। और बड़े मरुस्थलों की बात करेंगे तो बड़े मरुस्थलों में नाम आता है गर्म मरुस्थलों में सहारा का, जिसके बारे में आज विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से आप ये देखेंगे, ये सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है, जिसके बारे में आज डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से दक्षिणी भाग में जाएंगे, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर कालाहारी का मरुस्थल है। इसी तरीके से आप चलेंगे, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी डेजर्ट है,
सिम्पसन डेजर्ट है, विक्टोरिया डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है और बहुत सारे डेजर्ट आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। तो एकमात्र एक ऐसा महाद्वीप बाकी रह गया जहां पर कोई मरुस्थल देखने को नहीं मिलते, उस महाद्वीप का नाम है यूरोप। जो यूरोप है, यूरोप में कोई भी मरुस्थल आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये बहुत अच्छा सवाल बनता है, इसको आप नोट जरूर करेंगे। आगे हम देख रहे थे, आप इसको नोट कर लीजिए कि महाद्वीपों के कहाँ मिल रहे हैं, पश्चिमी भागों में। हमने बात की, सभी नजर दौड़ाई, सभी कहाँ है, पश्चिमी भाग में है, किनारों पर स्थित हैं। परंतु दिमाग में एक बात आ रही है जरूर कि ये पश्चिमी ही किनारों पर क्यों पाए जाते हैं। इसका कारण है कि पश्चिमी जो भाग है वहाँ पर जो ठंडी समुद्री धाराएं पर चलती हैं, जिनके बारे में हमने पूर्व के वीडियो में अध्ययन किया था। आप नहीं देखा है तो उसको पुनः देखिए। समुद्री धाराओं की हमने बात की थी, गर्म और ठंडी धाराएं पड़ी थी, और ठंडी धाराओं के चलने के फलस्वरूप ही महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वह क्या लेके आती हैं, शुष्कता लेके आती हैं, और वर्षा होने की जो संभाव्यता है उसको क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। यही एक प्रमुख कारण है कि जो मरुस्थल हैं वो बहुतायत में पश्चिमी भागों में देखने को मिलते हैं। ये प्रमुख मरुस्थलों के नाम हैं। सहारा के बारे में आज चर्चा करेंगे। कालाहारी दक्षिणी अफ्रीका में है, सोनारन मोहेव उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास है, थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल जो है ये विश्व का एक ऐसा मरुस्थल है जहां जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। इसको नोट रखेंगे आप याद। ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, इसी तरीके से अटाकामा का मरुस्थल है, और पैटागोनिया का मरुस्थल है जो कहां, अर्जेंटीना में स्थित है। पैटागोनिया का जो मरुस्थल है ये शीतोष्ण कटिबंध में स्थित सबसे बड़ा मरुस्थल है, पैटागोनिया का मरुस्थल। इसी तरीके से आप नोट करेंगे ठंडे मरुस्थल जो होते हैं ये है महाद्वीपों के अंतः महाद्वीपीय स्थिति होती है, यानी कि महाद्वीपों के कहाँ, बीच में स्थित होंगे और चारों तरफ ये भूमि से अवरुद्ध होंगे, लैंड लॉक्ड होते हैं। आप लैंड लॉक्ड का मतलब है कि ये महाद्वीप है, आप ये देखें इसके बीच में स्थित है, यानी कि बाकी को अगर गर्म मरुस्थलों पर हम नज़र डाल रहे हैं तो गर्म मरुस्थल कहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये पश्चिमी किनारों पर देखने को मिल रहे हैं। और इसके नज़दीक में आप ये देखेंगे, नज़दीक में समुद्र स्थित है। यहाँ अटलांटिक महासागर है, आप इधर देखें सोनारन मोहेव के यहाँ उत्तरी प्रशांत महासागर है, इधर नज़र दौड़ाएं यहाँ दक्षिणी प्रशांत महासागर है। इसी तरीके से यहाँ देखें हिंद महासागर है, इधर नज़र दौड़ाएं तो ये प्रशांत महासागर का भाग है। तो कहने का मतलब, इसी तरीके से राजस्थान में देखें तो गुजरात के पास क्या है, अरब सागर है, तो राजस्थान से भी समीपता है इसकी। तो कहने का मतलब जितने भी गर्म मरुस्थल हैं वो पश्चिमी भागों पर हैं और समुद्र के किनारे मौजूद हैं। बशर्ते दूसरी तरफ ठंडे मरुस्थल कहाँ है, अंतः महाद्वीपीय स्थिति है। आप इसको नोट कर लीजिए, अंतः महाद्वीपीय स्थिति। उदाहरण में जैसे लद्दाख, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं, इसी तरीके से जिसको कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और लद्दाख को एक नया केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया है। इसी तरीके से गोबी डेजर्ट है, गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है, चीन और मंगोलिया में स्थित है गोबी का मरुस्थल। इसी तरीके से तकलामकान का मरुस्थल है, तकलामकान का मरुस्थल जियांग चाइना में स्थित है, और काराकुम का मरुस्थल है जो किर्गिस्तान में स्थित है। तो ये विश्व के अंतर्गत मौजूद विभिन्न गर्म और ठंडे मरुस्थल हमने उन पे नजर डाली। आगे देखते हैं सहारा मरुस्थल पे। गर्म रेगिस्तान जो सहारा है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, वास्तविक ये कहाँ स्थित है, इतना हम जरूर जान चुके हैं कि जो गर्म मरुस्थल हैं, गर्म रेगिस्तान है, हॉट डेजर्ट्स हैं, ये कहाँ हैं, ये पश्चिमी किनारों पर स्थित है। इनके समीप महासागर या सागर स्थित है। आप ये देखिए, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। बहुत खास बात है, इसको याद रखिएगा आप, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जहां भारत से इसकी आप अगर तुलना करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपको पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो आप ये देखिए भारत की तुलना में कितना ज़्यादा हो गया। आप ये देखें कितना विस्तारित मरुस्थल है,
यहाँ जानकारी दे दूं कि जो सहारा मरुस्थल है उसका विस्तार 11 देशों के अंतर्गत है जो अफ्रीका महाद्वीप में मौजूद हैं। नज़र डालते हैं, सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कौन कौन से हैं यह देश हैं? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरातानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। आप ये नज़र डाल सकते हैं। ये गर्म मरुस्थल सहारा की भौगोलिक स्थिति मानचित्र में दिखाई गई है। कुल मिला के 11 देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। आप ये देख सकते हैं, मोरातानिया है, पश्चिमी सहारा है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया का भाग है, लीबिया पूरा का पूरा है, मिस्र है। लीबिया की जहां मैंने बात की थी, लीबिया में एक स्थान है अल जजीजिया जहां पर विश्व का सर्वाधिक तापमान 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड या आप 58 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। सर्वाधिक तापमान यहीं रिकॉर्ड किया जाता है लीबिया में। मिस्र है, सूडान का उत्तरी पश्चिमी भाग है, चाड आप लिख सकते हैं, नाइजर है, माली का उत्तरी भाग है। ये सभी जो देश हैं वो सहारा मरुस्थल के अंतर्गत शामिल हैं। आप ये देखिए, सहारा के उत्तर में देखें तो भूमध्य सागर है, यहाँ पर भी जल मौजूद है। इस तरफ देखें तो ये अटलांटिक महासागर है और इसी के पास यहीं पर एक ठंडी धारा चलती है, ठंडी समुद्री धारा जिसका नाम है कनारी की धारा। यहाँ पर चलती है कनारी की धारा, कनारी की ठंडी धारा। तो ये ठंडी धारा के फलस्वरूप ही ये जो भाग है यहाँ पर मरुस्थल देखने को मिलता है। और यहाँ पर है सहारा मरुस्थल जो है, वहाँ पर बालू की जो परत है उसकी मोटाई कितनी है आप सोचिए, 2.5 किलोमीटर यानी कि 2500 मीटर से भी अधिक है। इतनी मोटाई वहाँ पर सहारा मरुस्थल में देखने को मिलती है। रेत का जमाव इतना भारी है वहाँ पर। आगे देखते हैं, सहारा मरुस्थल की जलवायु कैसी है। शुरुआत में जब परिभाषा की हमने बात की थी तो उसमें आपको जानकारी दी थी कि ये हम पढ़ रहे हैं गर्म रेगिस्तान, और गर्म रेगिस्तान यानी कि यहाँ पर तापमान अधिक है। दिन में तापमान जहाँ 50 डिग्री के पास पहुँच जाता है और रात्रि में तापमान 0 के पास पहुँच जाता है। इतना अंतर आपको देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि जो स्थल भाग है उसकी खास बात और विशेष रूप से रेत की खास बात होती है जो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। लिखिए, सहारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी है? अत्यधिक गर्म जलवायु है एवं शुष्क जलवायु है। खास बात क्या है? शुष्कता काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि वर्षा नहीं होती है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए ही होता है और जो वर्षा आती है वो भी कुछ समय के लिए ही आती है। आकाश बादल रहित एवं निर्मल होते हैं। नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। ये भी एक खास बात है कि जो नमी है वो जितना बारिश हुई उसके साथ साथ क्योंकि तापमान भी बहुत है तो वो तुरंत होते ही क्या हो जाता है, कुछ ही समय में वाष्पीकृत कर जाता है, यानी कि नमी मौजूद नहीं रह पाती है। दिन के समय तापमान अभी आपसे बात की थी कितना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें क्या हो जाती हैं, अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। रेत गर्म, उसके संपर्क में आने वाली चट्टानें गर्म, और वहीं से क्या होता है, विकिरण होता है, रेडिएशन होता है, और वो पूरे इलाके को क्या कर देता है, जो उसके संपर्क में आता है उसको वो गर्म कर देता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु यानी कि 0 डिग्री से नीचे पहुंच जाता है, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आप ये देख रहे हैं, ये रेगिस्तान की स्थिति है, गर्म, ये गर्मी के समय में आप देखिए, और ये है शीतकाल के अंदर आप ये देखेंगे तो शीतकाल में यहाँ पर महीन महीन आपको हिमांक के नीचे जाने के कारण हल्की हल्की जो नमी है वह किसमें, बर्फ में तब्दील हो जाती है। आगे देखते हैं, सहारा मरुस्थल में वनस्पति जात। पेड़ पौधों की बात करें तो सहारा मरुस्थल गर्म रेगिस्तानों के अंतर्गत आता है, और हमने बात की थी जो मरुस्थल उन्हें ही कहा जाता है जहाँ पर
न्यून वर्षा होती है और न्यून ही वनस्पति पाई जाती है। तो वनस्पतियों की बात करेंगे तो यहाँ पर कैक्टस का सबसे पहले नाम आएगा। इसी तरीके से अन्य मरुभिद वनस्पतियों का नाम आता है। खजूर के पेड़ देखने को मिलते हैं और खजूर के पेड़ भी उन्हीं स्थानों पर देखने को मिलेंगे जहाँ पर कोई पलाया झील देखने को मिलती है। पलाया मतलब जहाँ पर एक निचला भाग, गर्तनुमा भाग होता है, जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है, जहाँ मरुद्यान पाए जाते हैं। नोट कीजिए, सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस और खजूर के पेड़ और अकेशिया का भी आप नाम लिख लीजिए, ये भी वहाँ पर पाया जाता है। पर प्रमुखता से खजूर के पेड़ और कैक्टस के पेड़ देखने को मिलते हैं। यहाँ प्रमुख कुछ स्थानों पर मरुद्यान, मरुद्यान का मतलब होता है ओएसिस, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर थोड़ी बहुत जब वर्षा होती है, अल्पकाल हमने पढ़ा कि वर्षा भी अल्पकाल में होती है, तो उस समय उन गर्तों में क्या है, पानी जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है और जमा होने से वहाँ पर एक झील बन जाती है जिसको क्या कहा जाता है, पलाया झील कहते हैं। ये मरुस्थलों में पाई जाती है और इन पलाया झीलों के पास ही क्या पाए जाते हैं, मरु उद्यान पाए जाते हैं, यानी कि हल्की फुल्की वहाँ पर ग्रीनरी या हरियाली देखने को मिलती है। तो मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। आप ये देखिए, ये मोरक्को के एक मरुद्यान का दृश्य है, टेफिलॉट, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुद्यान है। इसी तरीके से ये खजूर के पेड़ है, खजूर आपने जरूर खाया होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये कैक्टस वनस्पति को प्रदर्शित किया गया है। इसके उपरांत सहारा मरुस्थल में प्राणी जात, अब वहाँ पर पेड़ पौधों का हमने देखा, पेड़ पौधों के उपरांत वहाँ पर किस तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं उन पे भी नज़र डालते हैं। सबसे पहले ऊँट, आप सभी वाकिफ़ हैं कि ऊँट जो है वह रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। इसी तरीके से लकड़बका है, सिहार है, लोमड़ी है, बिच्छू है, सांपों की विभिन्न प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती है। आप ये देख रहे हैं, ऊँट है, एक काफिला जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये लकड़बगा है, ये सांप है, ऊँट को दिखाया गया है, लोमड़ी है और बिच्छू को दिखाया गया है। ये प्रमुख वहाँ के प्राणी जात में आप इनका नाम लिख सकते हैं। यहाँ के प्रमुख जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इसके उपरांत सहारा रेगिस्तान के निवासी, सहारा रेगिस्तान में अगर हम देखें तो वहाँ पर जो जनजातियाँ निवास करती हैं उसमें बुद्दीन और त्वारेग का विशेष रूप से नाम आता है। जो वहाँ की आदिम जनजातियाँ हैं, बड़े लंबे समय से वहाँ निवास कर रही हैं और इस तरीके के शुष्क जलवायु में रहने की क्षमता त्वारेग और बुद्दीन में देखने को मिलती है। लिखिए, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी कैसी जलवायु है, बहुत कष्टकारी शुष्क जलवायु है। विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं। इनमें विशेष रूप से आप नोट करेंगे बुद्दीन और त्वारेग का नाम, कई बार इसका नाम आएगा, बुद्दीन और त्वारेग, ये जनजातियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं, जलवासी जनजातियाँ। और विशेष रूप से यहाँ के जो लोग हैं वह क्या करते हैं, पशुओं का पालन पोषण करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराते हैं, जिसे बुद्दीन उनमें खास है, जो पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और साथ में वह अपने बकरी, भेड़, ऊंट व घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं या रखते हैं। पशुओं से इन्हें जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उसके अंतर्गत दूध विशेष रूप से है, इसी की खाल से वह पेटी बनाते हैं। बिस्ती होते हैं, बिस्ती जो होता है वो उसमें पानी रखने का काम करता है, जूते बनाते हैं, पानी की बोतलें बनाते हैं और इसके लिए ये इन्हीं पशुओं से क्या है, चमड़ा प्राप्त करते हैं। पशुओं के बालों का उपयोग चटाई बनाने, कालीन बनाने, कपड़े व कंबल बनाने के लिए होता है। तो ये पशुधन का भी उपयोग करते हैं, अपना आर्थिक लाभ कमाने के लिए भी इनका उपयोग करते हैं और अपनी दिनचर्या को इन्हीं से चलाते हैं। आगे देखते हैं। और विशेष रूप से यहाँ की खास बात है कि यहाँ दिन में धूल भरी आंधियाँ देखने को मिलती हैं और गर्म वायु, जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में भी मई जून में जो गर्म वायु चलती है उसको हम लू कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर गर्म आंधियाँ देखने को मिलती हैं। बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। किस तरीके के वस्त्र पहनते हैं? भारी भरकम वस्त्र होते हैं, सूती होते हैं और कई बार जब आंधियाँ आती हैं तो ऊँट के ओट में बैठ जाते हैं और अपना बचाव करते हैं उससे।
विशेष रूप से सहारा में मरुउद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में यहाँ की मदद करती है। यानी कि यहाँ के इलाकों में अगर देखें तो ज़्यादातर जो लोग अपने मकान कहाँ बनाते हैं, जहाँ जल की मौजूदगी है। और मिस्र की घाटी सभ्यता अपने में एक अच्छी सभ्यता में जिसका नाम आता है, जहाँ पर सभ्यताएं पनपी थी नील नदी के किनारे, तो वहाँ पर ये रहना पसंद करते हैं। यहाँ की जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं, विशेष रूप से मरुउद्यानों में। यहाँ चावल, गेहूं, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। पर आप ये ध्यान रखेंगे, ये फसलें सिर्फ किन स्थानों पे उगाई जाती हैं, जहाँ जल की उपलब्धता है। और जल की उपलब्धता कहाँ है? मरुउद्यानों के पास मौजूद है। और विशेष रूप से इसको आप नोट करेंगे कि मिस्र में एक खास किस्म का कपास उगाया जाता है जिसकी विश्व भर में मांग है। नोट कर लीजिए, मिस्र में उगाए जाने वाला कपास जिसकी विश्व भर में अपनी प्रसिद्धि है। आप ये देख सकते हैं, ये इनके निवास स्थान हैं। पर इसमें आप एक नज़र डालेंगे तो आपको ये पता लगेगा देखने से कि इसमें जो इनके छप्पर युक्त हैं और इनके जो दरवाजे हैं और खिड़कियां देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि धूल भरी आंधियां यहाँ पर चलती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनके मकानों में सिर्फ दरवाजे होते हैं और खिड़कियां देखने को नहीं मिलती हैं। आगे देखते हैं, सहारा रेगिस्तान में खनिज संपदा। सहारा रेगिस्तान धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिकता का प्रभाव बढ़ने लगा, लोगों के आर्थिक क्रियाकलाप बदलने लगे और वहाँ पर यूरोपीय समुदाय के लोग आने लगे और नए खनिजों की उन्होंने तलाश की। और खनिजों में अंतर्गत ही प्रमुख रूप से यहाँ पर तेल की खोज, जो संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का कहाँ से उत्पादन हो रहा है? अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान तेजी से परिवर्तन हो रहा है। और वो परिवर्तन आर्थिकता, मतलब इनको धन की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि अल्जीरिया है और लीबिया है और मिस्र जैसे इलाकों में तेल के कुएं, गैस ये देखने को मिल रही है। इन क्षेत्रों में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में आप नोट कर लें, लोहा पाया जाता है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, यूरेनियम है, यहाँ सम्मिलित हैं। सहारे की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब जो चीज़ें तेल के कारण और बाकी के कारण इनके सांस्कृतिक और आर्थिक परिवेश में काफ़ी बदलाव देखने, उसी का यहाँ जिक्र है। सहारा रेगिस्तान में आधुनिकता का प्रभाव, किस तरीके का प्रभाव है नोट कीजिए। यहाँ मस्जिदों में ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। ये एक बदलाव देखने को मिल रहा है कि जहां हमने देखा कि ये छप्पर युक्त एक दरवाजे वाले मकानों में रहना पसंद करते थे, जो कि आसपास की जो सामग्री कच्चा माल मिलता था उससे बनाते थे। अब जो धनवान हो गए हैं वहाँ मस्जिदों में अगर आप देखें, मस्जिदें जहाँ ये पूजा अर्चना करते हैं, नमाज अदा करते हैं, उन स्थानों पर भी अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े आप ये देखेंगे खिड़कियाँ हैं। इन खिड़कियों में क्या है? ऊंचे कांच की खिड़कियाँ देखने को मिलती हैं। और मकान जो हमने पहले देखे उसकी तुलना में यहाँ पक्के मकान बन गए। तो ये सब बदलाव उनके सांस्कृतिक और आर्थिकता में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से वहाँ सुपर महामार्ग बन गए हैं, जहाँ पहले ऊंटों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नमक को ले जाया जाता था, खनिज पदार्थों का आदान प्रदान होता था। आप ये देख रहे हैं, इसकी जगह अब नया स्थान किसने ले लिया है? ट्रकों के माध्यम से संचार परिवहन के नए साधन वहाँ पर उपलब्ध हो गए हैं। आगे देखते हैं, सहारा रेगिस्तान में आधुनिकता का प्रभाव किस तरीके से। वहाँ की जो तुआरेग, विशेष रूप से तुआरेग जो जनजाति है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। और वह लोग नज़दीकी उनमें नौकरियाँ, जहाँ पहले काफिलों में रहा करते थे, नमक से जुड़े हुए कारोबार करते थे, अब वह नौकरियों की तलाश में अल्जीरिया है, लीबिया है, इसी तरीके से आपके मिस्र में जाते हैं और तेल के कुएँ हैं, गैस के जो षड्यंत्र हैं उन पे काम करना पसंद करते हैं। नोट कीजिए, तुआरेग लोग, ये देखिए, ये है तुआरेग। एक तुआरेग जो जनजाति हमने पढ़ी, एक बुद्दीन के बारे में पढ़ा और एक तुआरेग के बारे में। तो बुद्दीन जो है वो चलवासी है और तुआरेग भी चलवासी का ही कार्य करते थे। पर अब आधुनिकता, तेल के कारण वहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है।
तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं, यानी कि टूरिस्ट आते हैं तो उनको दिखाने के लिए टूरिस्ट गाइड का काम तुआरेग लोग करते हैं। आज अनेक चलवासी जनजातियों के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल व गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। आप ये देख रहे हैं किस तरीके से तुआरेग जनजाति और टूरिस्ट वगैरह को घुमाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे बदलाव सहारा मरुस्थल में देखने को मिले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। इस तरीके से निरंतर वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।